तो चलिए आज दाऊद इब्राहिम की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे मुंबई की गलियों का एक लड़का दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों में से एक बन गया। सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा आखिर इस रास्ते पर कैसे चला गया? बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, इसमें महत्वाकांक्षा है, माहौल है और शायद कुछ हद तक सिस्टम की नाकामियां भी कह सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करके उसने एक इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा किया जिसका जाल दुनिया भर में फैला। हाँ, और कैसे फिर उसका नाम 1993 के मुंबई बम धमाकों जैसे भयानक हमलों से जुड़ा। जी हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था उसकी कहानी में। तो शुरुआत करते हैं उसके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। जन्म 1955, महाराष्ट्र के खेड़ जिले में। हाँ, कोंकणी मुस्लिम परिवार। पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, माँ गृहिणी। और बड़ा हुआ मुंबई के डोंगरी इलाके में। वो इलाका तो उस वक्त अपराध के लिए जाना जाता था ना? जी बिल्कुल। डोंगरी उस समय छोटी मोटी गैंग वॉर, तस्करी, इन सब चीजों का गढ़ था। माहौल का असर तो होता ही है। ऊपर से स्कूल भी बीच में छोड़ दिया था उसने। अच्छा, तो पढ़ाई छूटने के बाद सीधा इसी लाइन में? हाँ, कह सकते हैं। जल्दी ही चोरी चकारी, मारपीट, इन सब कामों में पड़ गया। सुनने में आता है कि शुरुआत में वो एक लोकल गैंगस्टर था, बसु दादा, उसके गिरोह के लिए काम करता था। लेकिन वो सिर्फ एक गुर्गा बनकर नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। उसने अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर उसके साथ मिलकर अपना गैंग बनाया। हाँ, जिसे बाद में डी कंपनी कहा गया। ये कब की बात है? लगभग ये 70 के दशक के आखिर की बात होगी। लेकिन असली पावर दाऊद के हाथ में तब आई जब 1981 में जो पठान गैंग था, राइवल गैंग, उन्होंने उसके भाई शब्बीर की हत्या कर दी। अच्छा, तो भाई की मौत का बदला। हाँ, उसके बाद दाऊद ने गैंग की कमान पूरी तरह संभाल ली और पठान गैंग का करीब करीब सफाया ही कर दिया। और यहीं से डी कंपनी का दबदबा तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, ये सब मुख्य काम बन गए। और फिर 1986 में वो भारत से भाग गया। दुबई ही क्यों? वो मुंबई पुलिस उसे एक मर्डर केस में ढूंढ रही थी। समद खान नाम के एक शख्स की हत्या का मामला था। दुबई उस जमाने में एक तरह से सेफ हेवन माना जाता था, खासकर ऐसे लोगों के लिए। तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए और शायद अपने ऑपरेशन को फैलाने के लिए दुबई चला गया। दुबई एक तरह से उसके लिए लॉन्च पैड बन गया। और ये नेटवर्क कितना बड़ा हो गया फिर? दुबई से बैठ के वो क्या कुछ कंट्रोल कर रहा था? बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क। डी कंपनी का असर सिर्फ मुंबई या भारत तक नहीं रहा। एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका तक उसके तार जुड़े थे। छोटा शकील, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, अबू सेलिम, ये सब बड़े नाम उसके सिंडिकेट का हिस्सा थे। 90 के दशक में तो कहते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड पर एक छत्र राज था उसका। बिल्कुल। माना जाता है कि उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 40% तक भारत के बाहर के ऑपरेशनों से आता था। लेकिन फिर आया 1993, वो काला दिन, मुंबई बम धमाके। उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। 12 मार्च 1993 मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और जांच एजेंसियों ने सीधा दाऊद इब्राहिम को इन हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड माना। वजह क्या कहा गया? कहा जाता है कि ये धमाके 1992 के जो मुंबई दंगे हुए थे उनका बदला लेने के लिए करवाए गए थे, ISI की मदद से। और धमाकों के बाद वो पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया? जी, धमाकों के फौरन बाद वो दुबई के रास्ते कथित तौर पर पाकिस्तान चला गया। तब से भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। 2003 में भारत और अमेरिका दोनों ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। हाँ, और उस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगे। इंटरपोल का रेड नोटिस भी है। बिल्कुल, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सैंक्शन लगाए। इंटरपोल का रेड नोटिस मतलब एक तरह का इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट। UN ने भी उसका नाम अल कायदा और तालिबान से जुड़े लोगों की लिस्ट में डाला। उस पर लश्कर तैयबा जैसे आतंकी गुटों को फाइनेंस करने के भी आरोप हैं। और सालों से यही सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान में है, कराची, क्लिफ्टन इलाका। इसकी कोई पुष्टि है? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ लीक हुए पाकिस्तानी दस्तावेज भी हैं और एक पूर्व भारतीय राजनयिक ने भी कहा था कि एक तरह से ओपन सीक्रेट है कि वो कराची में ही है। हाल में ऐसी खबरें भी थीं कि उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, ऐसी खबरें थीं कि भारत पाक तनाव के बीच ISI ने उसे और उसके परिवार को किसी और अज्ञात सुरक्षित जगह पर भेज दिया है, पर ये सब अटकलें ही हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मुंबई का एक मामूली अपराधी आज एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और भगोड़ा है, जो दशकों से दुनिया भर की कई एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। जी हाँ, और ये कहानी अपराध, आतंकवाद और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनकी जटिलताओं को दिखाती है।
कि कैसे एक व्यक्ति इतना बड़ा नेटवर्क बना सकता है और कैसे कथित तौर पर ही सही उसे किसी देश में पनाह मिल सकती है। ये सवाल आज भी कायम है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जब कोई व्यक्ति इतने संगीन आरोपों के बावजूद दशकों तक कानून की पकड़ से बाहर रहता है, तो ये हमारी जो इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम है और देशों के बीच जो सहयोग है, उसकी प्रभावशीलता पर क्या सवाल खड़े।